हाँ जी, नमस्कार। राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की जो क्लास है वो पशुधन सहायक भर्ती से संबंधित है। जो पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं पशुधन सहायक की, उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। और आगामी जो परीक्षा होने वाली है, उम्मीद है इससे संबंधित ही प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। इसी के साथ में आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है आपके कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। एक साइड में लेखक दे रखे हैं और दूसरी रचना दे रखी है। तो हमको देखना है कि इस प्रश्न में कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है इन चारों में से। तो पहला जो है हमारा ऑप्शन वो है सदाशिव, जिनकी रचना है अमर काव्य वंशावली। दूसरा है जगजीवन, जिनकी रचना है आपकी अजीतोदय। और तीसरा है नयन चंद्र सूरी, जिन्होंने लिखा आपका हम्बीर महाकाव्य। और चौथा ऑप्शन है हमारे करमचंद, जिन्होंने लिखा वंशोत्कीर्तन काव्यम। ये चार ऑप्शन है। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सदाशिव, ये वाला ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सदाशिव ने अमर काव्य वंशावली की रचना नहीं की थी। अमर काव्य वंशावली की जो रचना की थी वो आपकी की थी रणछोड़ भट्ट ने। किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने की थी ये रचना। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अमर काव्य वंशावली की जो रचना की थी दोस्तों, वो की थी आपके रणछोड़ भट्ट ने। किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने की थी अमर काव्य वंशावली की रचना। और जगजीवन ने की थी अजीतोदय। और नयन चंद्र सूरी ने की थी हम्बीर महाकाव्य। और करमचंद ने की थी आपकी कीर्तन काव्यम की। तो ये चार ऑप्शन हमारे क्लियर हो जाते हैं। चारों ही रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो अमर काव्य वंशावली की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है राजवल्लभ मंडन का संबंध है, यानी कि राजवल्लभ जो मंडन है इनका संबंध किससे है, ये हमको देखना है। तो ऑप्शन है मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवताओं की मूर्ति के निर्माण से, या निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से, या फिर राजपथ निर्माण से। तो दोस्तों, मंडन का जो संबंध है वो है आपकी मंदिर इमारतों के निर्माण से, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। कौन सा होगा आपके हिसाब से, बताइए। तो इनका जो संबंध होगा वो होगा आपके मंदिर इमारतों के निर्माण से, यानी कि इनके द्वारा रूप मंडन, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन, ये रचना है इनकी। क्या है? रचना है। मुख्य रूप से जो आपके राजवल्लभ मंडन थे, ये मुख्य रूप से आपके कुंभा के दरबारी विद्वान थे। और कुंभा के दरबार में स्थापत्य कला से संबंधित ये थे। तो इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए वो रूप मंडन, प्रसाद मंडन, ये इनके ग्रंथ हैं, जिनमें स्थापत्य कला से संबंधित रचनाओं के बारे में बताया गया है। किसमें? रूप मंडन और प्रसाद मंडन। और किसके समकालीन थे ये थे आपके कुंभा के दरबारी विद्वान, कुंभा के दरबारी विद्वान रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मूछला महावीर मंदिर स्थित है, यानी कि मूछला महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है घाणेराव, देलवाड़ा, नाथ द्वारा, या फिर आपकी मैनाल में। तो आपको पता होगा कि मूछला महावीर जो मंदिर है आपका, वो आपके घाणेराव में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? घाणेराव में स्थित है। इसके पीछे एक छोटी सी कहावत ये है कि जो आपके मेवाड़ के राज सिंह थे, वो एक बार मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जब वो दर्शन कर रहे होते हैं और इनका तिलक कर रहे होते हैं, बेसिकली ये आपके
भगवान यानी कि जो जैन धर्म से संबंधित जो महावीर जी हैं उनसे संबंधित है ये मंदिर। तो बात करें मंदिर की तो यह है जैन धर्म से संबंधित है, यह है जैन धर्म से संबंधित है। सेकंड बात करें तो यह यहाँ पर यहाँ महावीर जी का मंदिर है। महावीर जी का मंदिर है। तो इनके बारे में छोटी सी कहानी ये है कि जब ये मेवाड़ के राज सिंह प्रथम जब दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर में, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी कोई दाढ़ी का एक बाल उनके पात्र में गिर जाता है। तो जब वो पुजारी से इसके बारे में पूछते हैं, चर्चा करते हैं कि ये बाल कहाँ से आया, तो जो पुजारी है वो कहता है कि ये महावीर जी का ही बाल है और उनकी दाढ़ी का बाल है ये जो आपके इस पात्र में गिरा है। तो राज सिंह जी जो है वो उनसे विनम्रता से पूछते हैं कि क्या मैं इनके दर्शन कर सकता हूँ। तो ऐसी किदवंती है कि जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो 3 दिन तक यानी कि उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, और उसके बाद में साक्षात देवता जो हैं वो दर्शन देते हैं और उनके जो दाढ़ी के बाल होते हैं उनको राज सिंह जी उखाड़ लेते हैं और उसी समय से वो उनके भक्त बन जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है, ऐसी कहानी चलती है। तो आपके कहाँ है मूछला महावीर जी का मंदिर? तो ये आपके घाणेराव में है, जैन धर्म से संबंधित है और महावीर जी का मंदिर बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था दोस्तों? खैराबाद। तो ऑप्शन है हमारे पास चित्तौड़गढ़, रणथंभौर या सिवाना या फिर आपके लोहागढ़। तो आपको पता होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय, तो चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था आपकी? खिजराबाद। क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। किसके नाम पर किया था? तो इसका पुत्र था खिज्र खां, उसके नाम पर क्या कर दिया था? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। और इससे पहले इसने आक्रमण किया था आपके 1301 में, 1301 ईस्वी में सिवाना पर। इसका नाम बदल कर किया था आपके खैराबाद। क्या किया था दोस्तों? खैराबाद। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। खिजराबाद किया था चित्तौड़गढ़ का नाम और सिवाना का नाम क्या कर दिया था? खैराबाद कर दिया था। 1301 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। कहां पर? सिवाना के किले पर। चलिए आगे हम बात करते हैं जुलगमैन चरित्र की रचना किसने की? जुलगमैन चरित्र ये ग्रंथ है और इसकी रचना की थी दोस्तों आपके ऑप्शन ए दादू या फिर राम प्रसाद या रामचरण या कृष्णदास पैहरी। तो दोस्तों इसकी जो रचना की थी वो की थी आपके कृष्णदास पैहरी ने। किसने की थी? कृष्णदास पैहरी ने इसकी रचना की थी। और ये जो जुगलमैन चरित्र है, जो ग्रंथ है, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम से संबंधित आख्यान लिखे हुए हैं। यानी कि कह सकते हैं हम कि श्रृंगार रस से संबंधित ये ग्रंथ है, जिसमें राधा और कृष्ण की जो रासलीलाएं हैं, जो उनका युगल प्रेम है, उसके बारे में इसके अंदर दर्शाया गया है। तो ये बात याद रखनी है कि ये रचना किसकी है? कृष्णदास पैहरी जी की ये रचना है जो उन्होंने लिखी थी, जुलगमैन चरित्र। चलिए अगला प्रश्न है दुगारी चित्र शैली का संबंध किससे है? वैसे बांशी दुगारी आपने एक स्थान सुना होगा, तो ये वही बांशी दुगारी है जो कि आपके बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बूंदी शहर में पड़ता है। और हम सभी को पता है कि बूंदी अपनी चित्रकारी के लिए बहुत फेमस है और वहाँ के जो चित्र हैं वो पशु पक्षियों से संबंधित हैं, राधा कृष्ण से संबंधित हैं, रामायण और महाभारत पर आधारित चित्र शैली है वहाँ की। कहाँ की? बूंदी की। तो बूंदी की जो चित्र शैली है वो अद्भुत है और वहाँ के जो मंदिर हैं, जो स्थापत्य कला है, उन पर पशु पक्षियों और प्रकृति से संबंधित चित्र बने हुए हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास में बीकानेर, नाथद्वारा, जोधपुर और बूंदी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बूंदी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बूंदी।
यानी कि दोगारी चित्र शैली का संबंध किससे है, तो आपके बूंदी शैली से है। और बूंदी शैली की जो विशेषताएं हैं उसकी बात करें तो यहाँ इसमें पशु पक्षियों के पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करें तो रामायण और महाभारत रामायण और महाभारत से संबंधित चित्र हैं और प्रकृति प्रेम को दर्शाया गया है। प्रकृति प्रेम को दर्शाया गया है। तो ये बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, कि एक तो इसमें पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, दूसरा रामायण महाभारत से संबंधित चित्र हैं। बात करें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो ये है कि ये प्रकृति चित्रण किया गया है इसके अंतर्गत। तो सर्वाधिक प्रकृति चित्रण किसमें किया गया है, तो बूंदी शैली में किया गया है। और बूंदी शैली से ही संबंधित कौन सा आपकी दोगारी चित्र शैली है। तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, किस राजपूत की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा, जब हिस्ट्री में जब मेरी जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि आपके राय सिंह जी जब दक्षिण अभियान में थे उस समय उनकी रास्ते में आते समय यानी कि बुरहानपुर के समीप उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर के द्वारा इनको भेजा गया था यानी कि अभियान के लिए, दक्षिण को जीतने के लिए। तो उस समय ये वहां से वापस आ रहे थे तो उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राय सिंह जी। किसकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में, तो आपके राय सिंह जी की मृत्यु हुई थी। ये बात याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, तोरावाटी, काठड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है। यानी कि ये जो बोलियां हैं आपकी तोरावाटी, काठड़ा और राजावाटी, ये किसकी उपबोली हैं या किससे संबंधित है। दोस्तों आपको पता होगा कि तोरावाटी और राजावाटी और काठड़ा ये तीनों ही आपकी ढूंढाड़ी बोली से संबंधित है। किससे, ढूंढाड़ी से संबंधित है। तो ये बात याद रखनी है। तोरावाटी जो बोली है आपकी, ये आपके यानी कि कह सकते हैं हम कि अलवर के यानी कि जयपुर के समीप जो अलवर की जो सीमा लगती है ना, वहां पर ये बोली जाती है। कौन सी, तोरावाटी। और राजावाटी का जो संबंध है वो जयपुर के आसपास का जो एरिया है वहां से है। यानी कि ये बोली कहाँ बोली जाती है, राजावाटी जयपुर के आसपास ही बोली जाती है। इसलिए ये तीनों बोली ही किसकी उपबोली हो जाती है, तो आपके ढूंढाड़ी की उपबोली हो जाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ढूंढाड़ी। चलिए अगला प्रश्न है, डिगोली क्या है। अब ये एक राजस्थान का पर्टिकुलर एक शब्द है और राजस्थानी शब्द को उससे लिया गया शब्द है ये। फिर डिगोली क्या है, ये थोड़ा सा डीपली हो जाता है, यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऐसे शब्द क्या है अक्सर करके बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो ये जो शब्द है ये राजस्थानी शब्द को उससे लिया गया है। राजस्थान की जो क्षेत्रीय जो पश्चिमी राजस्थान की जो ग्रामीण शैली है उससे संबंधित ये है। तो ये क्या है, डिगोली ये एक व्रत होता है जो कि स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, स्त्रियों का व्रत है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राव जैतसिरो छंद के रचयिता कौन है। राव जैतसिरो छंद की रचना किसने की थी। ऑप्शन है बीठू सूजा, कन्हैयालाल सेठिया, प्रताप सिंह या दुर्गादास। कौन सा है, तो जो पहला ऑप्शन है बीठू सूजा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रचयिता हैं इसके वो हैं आपके बीठू सूजा। इन्होंने राव जैतसिरो छंद की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। B2 सूजा। इन्होंने ये रचना लिखी थी। राव जैतसी रो छंद, जैतसी के बारे में इसमें बताया गया है, जैतसी से संबंधित ये ग्रंथ है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ब्रह्माणी माता धौलपुर, उदयपुर, कोटा या बारा। तो आपको पता होगा कि ब्राह्मणी माता का मंदिर जो है वो आपके बारा में स्थित है। कहाँ पर है? बारा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है, इनकी पीठ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता की। एकमात्र लोक देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है वो कौन है? आपकी ब्राह्मणी माता है। तो ये बात याद रखनी है। और इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो बारा में बना हुआ है। इनके यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनका इलाज किया जाता है। चेचक से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उनका भी इलाज यहीं पे किया जाता है। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है आपके? तो ये है आपके बारा के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? तो बारा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है ब्राह्मणी माता का। चलिए कोटा की बात करें तो कोटा में आपको पता होगा बधाना माता का मंदिर है। कोटा में किसका है? बधाना में बधाना माता का, बधाना माता का मंदिर है। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर अम्बा जी का मंदिर है, अम्बा देवी का मंदिर है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर है, अंबिका माता का मंदिर। चलिए तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्लियर, यानी कि बारा में आपके ब्राह्मणी माता का, और कोटा में आपके बदाना माता का, और उदयपुर में आपके अम्बा देवी, और जगत में अंबिका माता का मंदिर है। जगत उदयपुर के अंतर्गत स्थान पड़ता है जगत, और वहाँ की जो देवी हैं वो है अंबिका माता। बदाना माता की बात करें तो ये इनको आपके मूठ की देवी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मूठ की देवी के नाम से जाना जाता है। मूठ, मूठ की देवी। मूठ की देवी से तात्पर्य दोस्तों, यानी कि इनको जादू टोने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों पर तंत्र क्रिया कर दी जाती है उन लोगों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। जादू टोने वाले जितने भी पुरुष स्त्री होते हैं उन सभी का इलाज कहाँ किया जाता है? तो बधाना माता। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जाने से जो समस्या है कोई भी वो समाप्त हो जाती है लोगों की। तो इसलिए इन्हें जादू टोने वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बधाना माता को। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई, यानी कि भवाई शैली में लिखा गया है जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध है? यानी कि ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जो कि भवाई शैली में लिखा गया है और जो राजस्थान में भी कैसा है? फेमस है। तो अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, या जसमा उड़न, या फिर आपकी राशधार, कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जसमा उड़न या राशधार, कौन सा होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपके जसमा उड़न, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जसमा उड़न ये एक, यानी कि मुख्य रूप से राजस्थान का ही नहीं, ये गुजरात का है। कहाँ का प्रचलित है? गुजरात का है। यानी कि भवाई नाटक, इसकी जो शैली है वो भवाई नाटक शैली है। और ये है जसमा उड़न। जसमा उड़न क्या है? यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जसमा नाम की एक सुंदरी थी, यानी कि उसको परी कह सकते हैं, कि तो गलती से एक बार वो पृथ्वी पर उतर आती है गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत, और जब वो धरती पर आ जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो परी थी, बहुत सुंदर थी, और जब फिर उसका वापस जाना नहीं होता तो एक ओडन नाम के व्यक्ति से वो विवाह कर लेती है। किससे? ओडन नाम के व्यक्ति से विवाह कर लेती है। विवाह करने के पश्चात में जो वहाँ का राजा होता है, तो इसकी जो जश्मा होती है, इसकी जो ख्याति है वो चारों साइड में फैल जाती है। तो जब वो राजा को पता चलती है तो राजा ओडन की, यानी कि इसकी मृत्यु करवा देता है, यानी कि इसकी हत्या करवा देता है। किसकी? ओडन की हत्या करवा देता है राजा। और हत्या करवाने के बाद में वो चाहता है कि जस्मा को वो प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जस्मा अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए सती हो जाती है और वो राजा को प्राप्त नहीं होती। तो ऐसी ऐसी प्रेम कहानी किसकी थी?
चश्मा ओढ़न की, और प्रेम कहानी पर आधारित वहां पर गीत गाए जाते हैं, नाटक किया जाता है, तो उसकी जो शैली है वो कौन सी है? भवाई शैली है। और हम सभी को पता है कि जो भवाई शैली है वो मुख्य रूप से गुजरात की शैली है। चलिए, और जो कि राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें ये काफी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो हमको पता है कि झालावाड़ जो है वो आपका हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आता है, और हाड़ौती में आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये सारे आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो ये आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती। और हाड़ौती की अगर हम बात करते हैं तो कोटा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चारों के चारों किसमें आते हैं? आपके हाड़ौती शैली के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये जो राजपूत पेंटिंग है, और राजपूत पेंटिंग स्कूल का जो हिस्सा है वो किसका है? आपके हाड़ौती का है, और हाड़ौती के अंतर्गत ये चारों सम्मिलित किए गए हैं। तो ये बात याद रखनी है, ये चारों की चारों शैली किसके अंतर्गत आती हैं? तो हाड़ौती के अंतर्गत आती हैं। अगर प्रश्न अगर पूछ ले कि कोटा शैली जो है वो किस शैली का उपभाग है, तो आपके हाड़ौती शैली का ही है। चलिए अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? ये पूछा गया है दोस्तों। यानी कि भगवान शिव का जो मंदिर है, यानी कि शिवलिंग है, वो कौन से नंबर का शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है? 9वां, 10वां, 11वां और 12वां? दोस्तों ये आपका 12वां शिवलिंग है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि आपके घुश्मेश्वर में स्थित है। इसकी भी छोटी सी एक कहानी है कि यहाँ पर एक गुस्मा नाम की एक महिला थी, जो कि नित्य प्रतिदिन महादेव को भोग लगाती थी, और कुछ शिवलिंग मिट्टी के बनाकर उनको अर्पित करती थी। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 से ऊपर वो शिवलिंग बनाती थी रोज, और उनको भगवान शिव को अर्पित करती थी। तो भगवान शिव ने उससे प्रभावित होकर, यानी कि प्रसन्न होकर, उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आज के बाद यहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, और आपके नाम से, यानी कि उस महिला के नाम से ही उसका नाम घुश्मा था, और उसी के नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा घुश्मेश्वर। तो ये बात समझ में आई। तो ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो आपके सवाई माधोपुर में स्थित है, यानी कि शिवाड़ गांव में। चलिए अगला प्रश्न, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यानी बूंदी का जो तारागढ़ किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास राजा बैर सिंह, या राजा राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो बूंदी का जो तारागढ़ का किला है उसकी जो हमें जानकारी मिलती है, ये बनवाया था आपके राव राजा अजय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राव राजा अजय सिंह के द्वारा तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में विनिर्माण बहुत लोगों ने करवाया, यानी कि पुनः निर्माण करवाया इसका, लेकिन सर्वप्रथम जो बनवाया था वो बनवाया था आपके राव राजा अजय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा? तारागढ़ का किला। आपको पता होगा तारागढ़ के किले में गर्भ गुंजन तोप भी रखी हुई है। कौन सी? इस किले में कौन सी तोप रखी हुई है? तो गर्भ गुंजन तोप। इस किले में, इस किले में गर्भ गुंजन, गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि गर्भ गुंजन तोप किस किले में रखी हुई है? तो आपके तारागढ़ के किले में रखी हुई है। निर्माण किसने करवाया? तो राव राजा अजय सिंह के द्वारा इस तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। ये बात याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य आपका किस अवसर पर किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, होली पर, विवाह पर, या मानसून पर? दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र का जो
ये गैर लोक नृत्य है, ये मुख्य रूप से आपके होली के अवसर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं गैर नृत्य के अंतर्गत। और ये गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। कौन सा? गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और नृत्य करते समय आपके यानी कि थाली और चिमटा बजाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह लोक नृत्य गरासिया जनजाति का है। गरासिया जनजाति का, गरासिया जनजाति का नृत्य है। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये दो चीजें याद रखनी है। एक तो ये गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है और स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और कब किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रणकपुर जैन मंदिर यानी कि रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये आपका ऑप्शन है ऋषभनाथ, वासुपूज्य, अजितनाथ या नेमिनाथ। तो दोस्तों ये जो मंदिर है आपका रणकपुर जैन मंदिर है, ये आपके जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हुए ऋषभदेव जी को समर्पित है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किसको समर्पित है? ऋषभदेव जी को समर्पित है। ऋषभदेव जी को समर्पित मंदिर है। और राजस्थान का ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर है ये। भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन सा है आपका? तो ऋषभदेव जैन मंदिर है, जो कि आपकी कहाँ पर स्थित है? रणकपुर पाली में है। इसके अंतर्गत बात करें इसकी विशेषताओं की, तो इसमें 1444 खंबे बने हुए हैं। कितने? 1444 खंबे बने हुए हैं। और खंबे इस तरीके से बनाए हुए हैं कि प्रत्येक खंबा एक दूसरे से भिन्न लगता है। कैसा लगता है? एक दूसरे से भिन्न लगता है। 1444 खंबे हैं। इसको बनवाया था आपके, इसका निर्माण करवाया था, वो करवाया था आपके धरण शाह ने। बात करें इस मंदिर की सबसे पहले, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। कैसा है? सबसे बड़ा जैन मंदिर है। सेकंड हम बात करें तो इस मंदिर में 1444 खंबे हैं। नेक्स्ट बात करें तो निर्माण जो करवाया वो करवाया आपके धरण शाह ने। अभी कोई परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि रणकपुर जैन मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो आपके धरण शाह के द्वारा बनवाया गया था। ये बात याद रखनी है। किसके द्वारा बनवाया गया था? धरण शाह के द्वारा बनवाया गया था। तो ये 3 चीजें याद रखनी है। 1444 खम्भों वाला मंदिर कौन सा है आपका? रणकपुर पाली जैन मंदिर, जो कि संबंधित है आपका ऋषभदेव जी से। दूसरी हम बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। तीसरी हम बात करें निर्माण की, तो इसका निर्माण करवाया आपके धरण शाह ने। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों, पुस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि कौन सा जिला इन सभी के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है? तो पुस्ता कला से हम समझ जाते हैं कि ये बीकानेर से संबंधित है। यानी कि बीकानेर इसके लिए प्रसिद्ध है।
यानी कि आपकी ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है, यानी कि ऊंट की खाल पर इस तरीके से चित्रकारी की जाती है। आपने देखा होगा, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग को सब जानकारी हो जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि ऊँटों पर इस तरीके से बड़ी प्यारी चित्रकारी करते हैं वो लोग। और कई कई ऊँटों पर सोने के आभूषण से भी मतलब उनको सजाते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो किस शैली की हैं, तो वो आपके बीकानेर जिले की हैं। बीकानेर के अंतर्गत ही उस्ता कला फेमस है सबसे ज़्यादा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कि अपने बहुआयामी रूपों में, यानी कि आपकी हो गई ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण स्वर्ण मीनाकारी, और महलों और हवेलियों में चित्रों, यानी कि उस्ता कला, यानी कि ये विश्व प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? यानी कि भरतरी जी का जो मेला है वो किस जिले में लगता है? तो ऑप्शन है हमारे पास अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर या सिरोही। तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन कहाँ पर लगता है भरतरी जी का मेला। तो भरतरी जी का मेला आपका लगता है अलवर जिले में। कहाँ पर लगता है? अलवर जिले में लगता है। ऐसा कहा जाता है कि ये कनफटे साधुओं का सबसे बड़ा मेला है। किसका? कनफटे साधुओं का। इस मेले के अंतर्गत बहुत ज्यादा संख्या में साधु संत भाग लेते हैं, इसलिए इसे कनफटे साधुओं का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनफटे साधुओं का कुंभ भी कहा जाता है। किसको? बरतरी के मेला को। तो हम कह सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बना है कई बार कि कनफटे साधुओं का कुंभ। यानी कनफटे साधुओं का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आपके भरतरी जी के मेले को कहा जाता है। ये बात मुख्य रूप से याद रखनी है, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है? तो आप सभी को पता है। ये प्रश्न जितना आपको इजी लग रहा है, हालांकि जो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत इजी होगा, और लेकिन जो बच्चे नए हैं और जिनको नहीं पता है तो उनके लिए ये कठिन हो जाएगा। तो जो राजस्थान का जो राजकीय पुष्प है वो है आपका क्या? रोहिड़ा। रोहिड़ा राजस्थान का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष की बात करें और राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष हो जाएगा आपके खेजड़ी। खेजड़ी हो जाएगा। राजकीय खेल की बात करें, राजकीय खेल तो हो जाएगा आपका बास्केटबॉल। राजकीय फल की बात करें, राजकीय फल की बात करें तो ये हो जाएगा आपके आम। तो ये चीजें भी याद रखनी है। तो पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। राजकीय वृक्ष खेजड़ी, राजकीय खेल बास्केटबॉल, और राजकीय फल की बात करें, जो भारत का जो राजकीय फल है वही राजस्थान का भी राजकीय फल है। यानी कि भारत का जो राजकीय फल है वो क्या है? वो आम है। तो राजस्थान का भी फल कौन सा है राजकीय? तो वो आम हो जाएगा। बात करें यानी कि राजस्थान के राजकीय पशु की, अब पशु दो श्रेणी में आ जाते हैं आपके, ये भी मैं ही करवा देता हूँ आपके। यानी कि राजकीय पशु, राज्य पशु। राज्य पशु की जब हम बात करते हैं तो पहले आता है आपके चिंकारा। और राज्य घरेलू पशु की बात करते हैं तो आता है आपके ऊंट। राज्य घरेलू पशु क्या आ जाएगा? ऊंट आ जाएगा। तो ये चार पांच चीजें आपको याद रखनी है। पूछ ले तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। राजकीय वृक्ष,
राजकीय खेल, राजकीय फल, राज्य पशु और राज्य घरेलू पशु। तो ऊंट कब बनाया गया था? तो 2014 के अंतर्गत ये राजकीय घरेलू ऊंट बनाया था। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास, कवि कुशललाभ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सूर्यमल मिश्रण या जेम्स टोड। तो आपको पता होगा कि जेम्स टोड ने राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान कह के संबोधित किया था। तो राजस्थानी जो शब्द है वो किसके द्वारा लिया गया? सबसे पहले तो जेम्स टोड के द्वारा लिया गया था। जेम्स टोड की हम बात करते हैं तो जेम्स टोड मुख्य रूप से आपके यानी कि ये आयरलैंड के रहने वाले थे। कौन? जेम्स टोड। और ब्रिटिश सेना में थे। इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? घोड़े वाले बाबा के नाम से। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया गया कई बार कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। इनकी दो पुस्तकें हैं। पहली तो थी आपकी द एनाल्स एंड पुस्तकें, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। सेकंड थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये दो पुस्तकें थी किसकी? कर्नल जेम्स टोड की, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया और द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंतर्गत इन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर्नल जेम्स टोड। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर लोक देवताओं की चर्चा की गई है, यानी कि लोक देवताओं की गोगा जी की बात की गई है। तो आप सभी को पता होगा कि इनका जो संबंध है वो आपके हनुमानगढ़ से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हनुमानगढ़ हो जाएगा। हनुमानगढ़ के अंतर्गत इनकी समाधि बनी हुई है गोगामेडी। कौन सी? गोगामेडी। आप सभी को पता होगा कि अ, गोगा जी का यानी कि सिर और धड़ की जब बात होती है तो धड़मेड़ी बनी हुई है आपकी कहाँ पर? गोगामेडी में। और जहां पर सिर गिरा था वहां पर बनी हुई है शीर्ष मेढ़ी। क्या बनी हुई है? शीर्ष मेढ़ी। तो दोनों ही मंदिरों पे इनकी पूजा की जाती है हनुमानगढ़ के अंतर्गत। दोनों ही जगह इनका शीर्ष मेढ़ी और गोगा मेढ़ी पर मेला लगता है। बात करते हैं गोगा जी की, तो इनके जो थान होते हैं वो आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। हल को किसान जब हल जोतता है यानी कि जोताई के समय पर, तो वो अपने हल से 9 गांठ वाली राखी बांधता है, उसको गोगा राखड़ी कहा जाता है। सर्परक्षक देवता कहा जाता है इनको। हिंदू नागराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्परक्षक देवता किसको कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। हिंदू नागराज कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं देवेर की लड़ाई की, यानी कि देवेर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आपको पता होगा कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हो जाता है 1576 ईस्वी में, तो 1582 ईस्वी में देवेर का युद्ध लड़ा जाता है। और ये युद्ध लड़ा जाता है आपके प्रताप और अकबर की सेना के मध्य, यानी कि अकबर के मध्य ये लड़ा जाता है। अकबर का जो सेनापति होता है इसको कह सकते हैं सुल्तान खां, है ना। और वो आक्रमण करता है किस पर? चित्तौड़ पर। यानी कि वो अधीनता, पहले तो उन्होंने कब्जा तो कर ही लिया था जब हल्दी घाटी का ये अभी युद्ध हार जाता है महाराणा प्रताप, तो उसके बाद में वो मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। तो उसके बाद फिर उसको भामाशाह जो होते हैं वो उनको दान देते हैं। दान देने के बाद में जब वो अपनी सेना एकत्रित करते हैं भीलों के माध्यम से या जैसे भी आसपास के जो ग्रामीण थे उनको लेकर के एक सेना की टुकड़ी बनाते हैं। और एक प्रबल सेना का नेतृत्व करते हैं कौन? महाराणा प्रताप। और उनके साथ में होते हैं उनके पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम जो होते हैं वो उनके साथ में होते हैं। तो युवा अवस्था में होते हैं वो।
तो खून में उबाल होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब दिवेर का जब ये युद्ध चल रहा था तो अमर सिंह ने अपने भाले से सुल्तान खां और जिस घोड़े पर वो बैठा था तो इतनी तेज भाला फेंका था कि सुल्तान खां और घोड़े में से वो दोनों में से ही आर पार हो गया था और धरती में जाके धस गया था। तो इतनी तीव्र गति से हमला किया था। वहीं उनके पिता महाराणा प्रताप, उनके बारे में कहा जाता है कि जब दिवेर का युद्ध चल रहा था तो बहलोल खां जो कि आपके घोड़े पर बैठा हुआ था, तो उनकी जो तलवार का जो प्रहार था वो इतना तीव्र था कि उन्होंने बहलोल खां को तलवार समेत मतलब घोड़े समेत दो भागों में स्थापित कर दिया था। यानी कि दो भागों में कर दिया था, काट दिया था। किसको? बहलोल खां को और उसके घोड़े को बीच में से। तो इतने शूरवीर योद्धाओं के मध्य हम रह रहे थे उस समय। चलिए, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राणा प्रताप और अकबर। अगला प्रश्न है, लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि है निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो ऑप्शन है ऊपरी पुरापाषाण, उत्तर पुरापाषाण या मध्य पुरापाषाण। तो ये जो है आपकी लूनी घाटी, ये आपकी मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है दोस्तों। किससे? मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है। बूढ़ा पुष्कर, डीडवाना, लूनी घाटी, सारे किससे? तो मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है। पुरापाषाण मतलब यानी कि पाषाण युग, यानी पत्थरों का जो युग था, जब वो जो न तो आदमी के पास ऐसे कोई हथियार थे न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी, तो हम कह सकते हैं वो पाषाण युग था, यानी कि पत्थरों का युग था, जहां पर कोई भी चित्रकारी या किसी तरीके का कोई भी ऐसी हमें देखने को नहीं मिलता। चलिए आगे बात करते हैं। बैराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल में दो शिलालेख मिले हैं, वो किससे संबंधित है? यानी कि बैराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। तो ये किससे संबंधित थे आपके? चालुक्यों से, मुगल से, अशोक से या राठौर से? हमको पता है कि ये अशोक से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित थे? अशोक से संबंधित थे। यहाँ से प्रश्न ये बनता है, एक बार पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों की यानी कि सबसे पहले जो लिखाई थी, यानी कि जो लिखने की जो पद्धति थी, उसको सबसे पहले पहचान किसने की थी? तो एक थे आपके जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेख लेखों को पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मैंने बताया ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो राजा अजय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज पूर्वज थे? यानी कि सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन थे? हम सभी को पता है कि सिसोदिया जो थी वो एक मेवाड़ की एक शाखा थी। जो सिसोदा गांव के थे उनको सिसोदिया कहा जाने लगा, और सिसोदिया जो वंश से संबंधित थे वो अपने साथ में राणा लगाने लगे। यानी कि उससे पहले जब हम बापा रावल से बात करते हैं तो उस समय जो एक उपाधि चलती थी रावल की उपाधि, वो आपके रतन सिंह तक आते आते, यानी कि अंतिम जो शासक होते हैं मेवाड़ के, जो रावल की उपाधि धारण करते हैं, रावल रतन सिंह जी होते हैं, जो कि 1301 से 1303 ईस्वी तक उनका शासन होता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है और रतन सिंह जी आपके केसरिया करते हैं और रानी पद्मिनी जौहर करती हैं। तो उसके बाद में रावल की उपाधि समाप्त हो जाती है। उसके बाद में राणा की उपाधि धारण करने लग जाता है। कौन? आपके मेवाड़ के गोहिल वंशीय राजा। तो हम बात करें तो मेवाड़ के गोहिल वंशीय राजाओं में
जो राजा हुए वो हुए आपके राणा हम्बीर, यानी कि राणा हम्बीर के जो वंशज थे वो अपने आप को सिसोदिया कहने लग गए थे, यानी कि कुंभा, राणा प्रताप और ये इनकी बाद हुए थे, सबसे पहले हुए थे राणा हम्बीर। तो राणा हम्बीर की बात करते हैं हम, तो ये आपके किसके वंशज थे? तो ये राणा हम्बीर यानी कि सिसोदिया राणा हम्बीर के वंशज थे। चलिए आगे बात करते हैं, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे, और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है आपके एलएससी में। तो आपके पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो कौन है? आपके जयानक हो जाएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयानक हो जाएगा हमारा। और आगे हम बात करें, मुहूर्त नैणसी की, तो उन्होंने नैणसीरी ख्यात लिखी। कौन सी? नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात। बात करें सूर्यमल मिश्रण की, तो इनकी पुस्तकें हैं आपकी वंश भास्कर, बहुत फेमस रचना है। चंद्रवरदाई की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। कौन कौन सी? आपकी नैणसीरी ख्यात, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? तो भील, गरासिया, गुर्जर, मीणा, किसका है दोस्तों? तो वालर जो नृत्य है वो आपका गरासिया जनजाति से संबंधित है। किससे है? गरासिया जनजाति से संबंधित यह नृत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गरासी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गरासिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? गरासिया जनजाति से संबंधित है। और बात करें गरासिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं, तो गरासिया जनजाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो इसके जो नृत्य हैं वो है आपके वालर, मादल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया। ये किस जनजाति के नृत्य हैं? आपके गरासिया जनजाति के नृत्य हैं, वालर, मादल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया। बात करें हम मीणा जनजाति की, तो इनका फेमस नृत्य है मछली नृत्य, मछली नृत्य। इसका मीणा जनजाति का नृत्य है मछली नृत्य। गुर्जर की बात करें तो गुर्जर जनजाति का नृत्य आप है चक्री, चक्री नृत्य गुर्जर जनजाति का है। भीलों की बात करें तो भील जनजाति के नृत्य हैं आपके पणेहारी, पणेहारी, शंकरिया, वागड़िया। वागड़िया, हाथी मना। ये किसके हैं? भील जनजाति के नृत्य हैं, पणेहारी, शंकरिया, वागड़िया, हाथी मना। गरासी जनजाति के वालर, मादल, लूर, कूद, जवारिया, मोरिया, गौर। गौर। गुर्जरों का चक्री, मेड़ाओं का मछली नृत्य। चलिए आगे बात करते हैं, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? पीला पोमचा क्या है दोस्तों? तो पीला पोमचा की हम बात करते हैं, ये लोकगीत है, कपड़ा है, लोक नृत्य है, पेंटिंग है, क्या है ये? तो दोस्तों ये एक कपड़ा होता है पीला पोमचा। और आपको पता होगा पोमचा यानी पीला पोमचा और आपका गुलाबी पोमचा मुख्य रूप से
ये आपका कुछ विशेष अवसरों पे दिया जाता है जो आपको याद आ रहा होगा, यानी कि पीला पोमचा जो होता है ये दिया जाता है आपके पुत्र जन्म पर। किस पर दिया जाता है? तो पुत्र जन्मोत्सव पर, पुत्र जन्म पर दिया जाता है, पुत्र जन्म पर। यानी कि उसके ननिहाल पक्ष के द्वारा आता है कौन सा? पीला पोमचा। और जब पुत्री का जन्म होता है यानी कि लड़की का जन्म होता है, गुलाबी पोमचा दिया जाता है, गुलाबी पोमचा, पुत्री के जन्म पर, पुत्री के जन्म पर। ये दोनों बातें याद रखनी है। पोमचा एक तरीके से चुंदड़ी कह सकते हैं, यानी कि एक दुपट्टा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कपड़ा शब्द ऑप्शन में दिया है तो इसलिए कपड़ा कहेंगे इसको। तो पीला पोमचा आपके दिया जाता है पुत्र जन्म पर, और गुलाबी पोमचा पहनाया जाता है आपके पुत्री के जन्म पर। ये दोनों बातें याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? अग्निकुंड का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? श्री गौरीशंकर ओझा ने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, कवि चंद्रवरदाई ने, या डॉक्टर दशरथ शर्मा ने? तो आप सभी को पता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया वो आपके दिया था कवि चंद्रवरदाई ने। किसने दिया था? तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रवरदाई ने ये कहा कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। ये जो सिद्धांत है, ये इसकी ऐसी मान्यता है कि जो गुरु वशिष्ठ थे, वो आपके राजस्थान में एक स्थान पड़ता है माउंट आबू। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है वो माउंट आबू। तो माउंट आबू पर जो उन्होंने यज्ञ किया था, उस यज्ञ वेदी से चार चार यानी कि चार योद्धा निकले थे। और वो चार योद्धा क्या कहलाए आपके? यानी कि पहले थे आपके चौहान, प्रतिहार, चालुक्य, और सोलंकी। ये चार योद्धा उस यज्ञ से निकले। उस समय क्या है कि राजस्थान की जो स्थिति थी वो इतनी मतलब इतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं थी। बाहरी आक्रांता बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो इसलिए चंद्रवरदाई कहता है कि गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो यज्ञ किया गया था उसमें से ये चार योद्धा निकले, और इन चार योद्धाओं ने अपनी अपनी शाखाएं स्थापित की और राजस्थान की स्थिति को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाई। तो ये जो सिद्धांत दिया था अग्निकुंड का, वो चंद्रवरदाई के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है? यानी कि धूलकोट सभ्यता, ये क्षेत्रीय भाषा का शब्द है धूलकोट, जो कहा जाता था आपके आहड़ को। किसको कहा जाता था दोस्तों? आहड़ को कहा जाता था धूलकोट। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा आहड़। क्या हो जाएगा? आहड़। विराटनगर यानी कि ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र। कालीबंगा यानी कि हनुमानगढ़ के अंतर्गत ये सभ्यता पाई जाती है। पीलीबंगा ये भी कालीबंगा का ही भाग है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही भाग है। चलिए आगे हम बात करते हैं, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो नौलखा दरवाजा जो है वो आपके किस किले में स्थित है? रणथंभौर, नाहरगढ़, आमेर या चित्तौड़गढ़? तो दोस्तों जो नौलखा दरवाजा है, जो रणथंभौर का किला है, उसका जो प्रवेश द्वार है उसको नौलखा दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौलखा दरवाजा कहा जाता है। इस दरवाजे का निर्माण हम कह सकते हैं कि आपके राजा हुए सवाई राम सिंह। कौन हुए? सवाई राम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। सवाई राम सिंह निर्माण करवाया। तो किसने निर्माण करवाया नौलखा दरवाजे का? तो वो करवाया आपके सवाई राम सिंह जी ने।
और किस किले के दरवाजे को कहा जाता है, तो रणथंभौर के किले को कहा जाता है। ये आपको पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा एक, रणथंभौर। चलिए, रणथंभौर का किला आपको सवाई माधोपुर में स्थित है, ये तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। रणथंभौर के अंतर्गत आपको पता होगा कि विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। कौन सा? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है रणथंभौर के अंतर्गत। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, यानी कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है, ये आभूषण से संबंधित प्रश्न है। तो टीका, टोटी, बूली या रमझुल। तो टीका आपको पता ही होगा, ये तो सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर? टीका तो सिर का है। टोटी ये आभूषण आपके कान में पहना जाता है। बात करें बूली, तो ये कोई आभूषण होता नहीं है। रमझूल, ये रमझूल होता है, ये आपके पैर का आभूषण है। अगर ये बाली होता तो फिर आपके कान में पहना जा सकता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। धानन दुर्ग किसके बीच स्थित होता है, यानी कि धान, मैंने जब किले पढ़ाए थे आपको, जब बताया था कि धानन एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है रेगिस्तान। क्या होता है दोस्तों? रेगिस्तान जिसका अर्थ होता है। तो आंसर मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा, रेगिस्तान। यानी कि जो किले या दुर्ग जो रेगिस्तान के बीच में स्थित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? धानन दुर्ग कहा जाता है। चलो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं दुर्गों की। तो आपकी शुक्र नीति है, शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के किले बताए गए हैं। कितने? 9 प्रकार के किले बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आपका धानवन हो गया, दूसरा हो गया आपका पारिक, तीसरा हो गया पारिद, चौथा हो गया आपके जल, पांचवा हो गया आपके वन, छठवां हो गया आपके एरन, सातवां हो गया सैन्य, आठवां हो गया सहाय, और नौवां हो गया आपके गिरी। तो ये 9 प्रकार के दुर्ग हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं। धान जो कि रेगिस्तान में बने होते हैं। पारिक जिनकी चारों ओर खाई होती है, जैसे कि भरतपुर का किला। पारिद यानी कि जिसके चारों ओर मजबूत परकोटा बना हो, उसको बोला जाता है पारिद। जल दुर्ग यानी कि जिसके समीप से या पास में से कोई जलधारा बह रही हो या जलधारा के समीप स्थित दुर्ग हो, जैसे गागरोन का किला। वन दुर्ग जो साधारण वन में बना हो, जो साधारण वन में बना हो, वन के मध्य स्थित हो, उसको वन दुर्ग कहा जाता है। एरण दुर्ग यानी कि ऐसा दुर्ग जहां पर आने जाने में कठिनाई हो, यानी कि ऐसे दुर्गम मतलब जहां पहुंचने के लिए दुर्गम रास्ते से गुजरना पड़ता हो, उसको कहा जाता है एरण दुर्ग। सैन्य दुर्ग यानी कि जिसकी किलेबंदी सेना के द्वारा होती हो, इसमें सैनिक रहते हो। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग की बात करें तो ऐसा दुर्ग जिसमें हमारे भाई बंधु यानी कि हमारे हित सोचने वाले भाई बंधु रहते हो, वो सहाय दुर्ग कहलाता है। गिरि दुर्ग यानी किसी चट्टान पर या पर्वत पर बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? गिरि दुर्ग कहलाता है। तो ये बातें याद रखनी है। ये 9 दुर्गों के प्रकार हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या ढूंढाड़ी। आप सभी को पता होगा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को इस क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। वागड़ कहा जाता है। और भाषा कौन सी बोली जाती है? बागड़ी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वागड़। बात करें मारवाड़ी की, तो ये जो है आपकी जैसलमेर, बीकानेर,
जोधपुर, बाड़मेर इस क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती की बात करें तो ये आपके भरतपुर और अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की बात करें तो ये जयपुर, दौसा, अजमेर, सीमावर्ती क्षेत्र। ये सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है, ये बातें भी याद रखनी है। चलिए, यानी कि मारवाड़ी, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में, और वागड़ी आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, मेवाती जो बोली है वो आपकी भरतपुर अलवर में मुख्य रूप से, और ढूंढाड़ी जयपुर, दौसा और अजमेर की जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वर्ल्ड फेमस है ये तो, यानी कि 1576 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। तो किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो पता होगा आपको, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। और सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप का हाकिम खां सूर, और उधर से कौन थे आपके? मानसिंह और सुल्तान खां, ये उनके सेनापति थे। और हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना बनाई थी अकबर ने, वो किस दुर्ग में बैठ के बनाई थी? तो अजमेर दुर्ग, यानी कि मैगजीन दुर्ग में बैठकर बनाई थी। और युद्ध कौन जीता था? तो अकबर की सेना के द्वारा ये युद्ध जीता गया था। चलिए, इसी के साथ में आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है।